4-5 दिन से मतलब बुक भी नहीं दिया। ओके, स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? यस सर। ओके, आज की क्लास में हम लोग अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके बच्चे, अध्याय को एक नज़र में हम देख लेते हैं। एक नज़र में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ट्री डायग्राम करके समझाया गया है, इसको एक नज़र देखना। ये चैप्टर हो गया था सर। परमाणु और अणु हो गया था। यस सर। ओके, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट चैप्टर पे। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके, अब दिख रहा है कि स्क्रीन दिख रहा है क्लियर आप लोग को? यस सर। ओके, अध्याय 4 हम लोग आज देखेंगे। ये एक्चुअली क्लास, हाँ, परमाणु की संरचना क्लास 9th का है। क्लास 9th का एनसीईआरटी है और ये नोट्स है आपका। इसमें टू द पॉइंट सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, कोई फालतूबाजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करते चलेंगे और समझते जाएंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर में और क्या क्या नॉलेज हमें मिल रखता है। ठीक है बच्चे, तो एक नज़र में हम पूरा चैप्टर को एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या बेसिकली जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग परमाणु के बारे में जानने वाले हैं। परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब होते हैं, तो इन सब के बारे में भी जानेंगे। ठीक है बच्चे? यस सर। तो देखो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। खोज, जो इलेक्ट्रॉन का खोज होता है वो थॉमसन ने किया था और ये कैथोड किरणें से, मतलब एक एक्सपेरिमेंट है, ये हम लोग आगे समझेंगे। कैथोड किरणें से इसका खोज करने में जो मतलब है खोज किया गया था, कैथोड किरणें से किया गया था। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है बच्चे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, -19 कूलम होता है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 होता है। यहाँ पे गलती से 3 लिखा हुआ है, वहां पे 31 होगा। ठीक है बच्चे? यस सर। यहाँ पे 31। तो द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg के बराबर होता है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन से पहले प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की पहले जानेंगे। पहले प्रोटॉन्स का खोज किसने किया, प्रोटॉन खोज करने में कौन सी प्रयोग किया गया था। तो प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया और एनोड किरणें या कैनाल किरणें से एक एक्सपेरिमेंट है ये चीजें। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, और इसका जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है 1.673 × 10⁻31। यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट 30 kg लिखा है, तो 31 kg होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था और ये कणों को हल्का तत्वों पर आवेश होता है और ये उदासीन होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है बच्चे 1.673 × 10⁻27 kg होता है। ओके, आई होप कि इस तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको पता चल गया होगा थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ से। सबसे पहले तो चार्ज देखो तीनों का, तीनों में 1.6 1.6 1.6 तीनों में है। बस एक में 10⁻⁻19 कूलम है, वो जो कि निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ये देखो, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे देखो। और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट, परमाणु के अंतर्गत हम लोग एक परमाणुिक मॉडल के बारे में जानेंगे। ठीक है,
और ये परमाणु की मॉडल जो है, इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया कुछ कुछ मॉडल्स है, कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, उन सब के भी बारे में जानेंगे। थॉमसन का परमाणु की मॉडल क्या है ये जानेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु की मॉडल क्या है ये जानेंगे, बोर का परमाणु की मॉडल क्या है इसके बारे में भी बहुत अच्छे से हम लोग नॉलेज गेन करेंगे। पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तारबुज का मॉडल जो है वो क्या था, धनात्मक घेरे में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति क्या थी ये जानेंगे, परमाणु का अधिकतम भार खाली होता है, ये सब बात हम जानेंगे। इस रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसके अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि परमाणु का अधिकतम भार जो होता है वो खाली होता है, यह धनात्मक आवेश कम स्थान होता है और केंद्रक बहुत ही छोटा होता है। ये सब बातें जो हमको किस मॉडल से पता चलता है, रदरफोर्ड का परमाणुिक मॉडल के से पता चलता है। नेक्स्ट बात करेंगे बोर परमाणुिक मॉडल की। बोर परमाणुिक मॉडल से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का कोषों में वितरण। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का कोषों में वितरण होता है, समझ में आ रहा है आप? यस सर। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है वो लिखा है 2n² का नियम जो है ये क्या होता है, ये किस सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा ये निकालने का तरीका है, या समझ लो तो फॉर्मूला है कि अगर के सेल में तो के सेल के लिए n बराबर 1 होता है, एल सेल है तो एल के उसके लिए n बराबर 2 होता है, m सेल है तो उसके लिए n बराबर 3 होता है। इस n की जगह पर हम 1 2 3 4 5 रख करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। नेक्स्ट ये थर्ड पॉइंट कह रहा है कि समायोजकता, संयोजकता, ठीक है, संयोजकता के बारे में कोष का मतलब क्या होता है सर? क्या कोष का मतलब? कोष का मतलब होता है सेल। जैसे कि हम लोग एक एटम का जो सेल ऐसे बनाते हैं, पहला के सेल, दूसरा हो गया हमारा एल सेल, इस प्रकार से अपने बुक में देखा होगा डायग्राम, फिर होता है एम सेल। यस सर। तो ये सेल का मतलब कोष, ठीक है बच्चे, तो ये सेल है। यस सर। तो इसी के लिए पहले इसमें होता है 1 फिर 2 ऐसे करके 3 बढ़ते जाता है, मतलब आगे की तरफ। तो ये KLM जो है ये कोष है, सेल है। पहला सेल का नाम है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। ओके, यस सर। नेक्स्ट है परमाणु। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमाणु? परमाणु क्या है इसके बारे में जानते हैं, चलिए देखते हैं परमाणु क्या है और परमाणु से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब हम लोग जानेंगे। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है एक्चुअली, ठीक है। आपको पूछा जाए कि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या है, तो आप बोलोगे कि परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों, सॉरी, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। मतलब एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा उस दोनों की सम कर देंगे तो वो हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है बच्चे। यस सर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो वो द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। और परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या जो होता है वो उसमें जो प्रेजेंट प्रोटॉन की संख्या होता है या इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, इसे ही परमाणु संख्या कहा जाता है। प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एक एटम्स में, इट इज नोन एज नंबर ऑफ एटम्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक क्या होता है बच्चे? जिसका भार, देखो समान परमाणु संख्या होती है, सॉरी परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है और भिन्न द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान इसका अलग होता है, जैसे कि कार्बन, कार्बन का 12, 13 और 14 अलग अलग कार्बन का आइसोटोप्स है ना। परमाणु संख्या डिफरेंट हो लेकिन उसका भार, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझो एक बार, समान परमाणु संख्या होनी चाहिए और भार अलग होनी चाहिए, मतलब मास अलग होने चाहिए। समझ रहे हो बात को? मतलब यस सर, द्रव्यमान, हाँ, हाँ, द्रव्यमान भिन्न होनी चाहिए और परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, ये द्रव्यमान भिन्न होनी चाहिए, ठीक है। और समभारिक क्या होता है? देखो इसमें नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, समभारिक मतलब भार समान इसमें हो जाएगा, इसमें मतलब द्रव्यमान समान हो जाएगा,
ठीक है बच्चे, और परमाणु संख्या भिन्न हो जाएगा, भिन्न परमाणु संख्या हो जाएगा। ठीक है, समस्थानिक, देखो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, समस्थानिक मतलब स्थान मतलब संख्या, उसकी नंबर वो सेम होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। समझ रहे हो बात? आया समझ में कुछ? यस सर। तो समस्थानिक क्या होता है बताओ? द्रव्यमान समान रहता है और परमाणु संख्या भिन्न हो जाती है। ओके, और समस्थानिक के बाद समभारिक क्या होता है? द्रव्यमान समान रहता है और परमाणु संख्या भिन्न हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है विषय सामग्री। अब इसके अंतर्गत हम लोग मेन बात को जानेंगे। जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया कुछ बातें था जो कि हम लोग बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे यहाँ पे। जॉन डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य इकाई माना, मतलब जॉन डाल्टन साहब जो थे वो माना क्या कि परमाणु जो है वह विभाजित नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यस। और आगे क्या बताया, पर उनका यह तथ्य 19वीं शताब्दी के अंत में नकार दिया गया। असल में वैज्ञानिक ने उस दौरान परमाणु में आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अनावेशित कण इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की। इन कणों में उप परमाणविक कण कहा जाता है। मतलब देखो, पहले तो जॉन डाल्टन साहब बोला कि परमाणु ही सबसे छोटा है, लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, जब उसके बाद की घटना है, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो पता चला कि प्रोटॉन के अंदर भी बहुत कुछ होता है जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और ये बात को फिर नकार दिया गया जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया जो बातें था। फिर भी उसका बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और था पहले। और ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणें जे थॉमसन ने किया था, या थॉमसन बोल सकते हो यहाँ पे, जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है, थॉमसन के कैथोड किरणें की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया। मतलब जे थॉमसन जो थे, यहाँ पे टॉमसन लिखा है, आप थॉमसन भी पढ़ सकते हो, टॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन जो थे वो उसने क्या किया, कैथोड किरणों की मदद से परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में पता किया। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का पता कैसे किया। तो आप बोल सकते हो कैथोड किरणें की मदद से। कैसे किया? कैथोड किरणों की मदद से। ठीक है, यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये अभी ऑलरेडी हम जान चुके हैं, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको देख लेना। एंड इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो देखो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg के बराबर होता है। यहाँ पे नीचे वाला जो द्रव्यमान है वह सही से टाइपिंग है, ऊपर जो आवेश है वो थोड़ा सा गलती से टाइपिंग हुआ है, देख लेना। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने जान लिया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने कैथोड रे की किरण की मदद से की थी। उस पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। उस पर द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 19 kg। तो इलेक्ट्रॉन का सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने जान लिया। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। ओके बच्चे? यस सर। नाउ कम्स ऑन द प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? एनोड किरणें, कैनाल किरणें से इसकी खोज किया गया है, इसकी मदद से, एनोड किरणें की मदद से। और इलेक्ट्रॉन को किस किरणें की मदद से किया गया था? कैथोड किरणें की मदद से। ठीक है बच्चे, अब ये पॉइंट पढ़ो, ये क्या लिखा है? गोल्डस्टीन ने उनके द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरणों या कैनाल किरणें के प्रयोग द्वारा परमाणु में धनावेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज की। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोल्डस्टीन जो थे ना ये बच्चे, गोल्डस्टीन साहब के द्वारा ये प्रयोग किया गया था। एनोड किरणें
या कैनाल किरणें के प्रयोग भी बोलते हैं इसको। तो इस प्रयोग के द्वारा ही गोल्डस्टीन साहब जो थे वह क्या किया था, प्रोटॉन का खोज किया था। प्रोटॉन का खोज किया था। तो प्रोटॉन का खोज करने के बाद उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चला होगा प्रोटॉन के बारे में। वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या था तो देखते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज यानी कि आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो चार्ज तो दोनों पे सेम ही होता है, बस निगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस होता है। यस ओके। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वह 1.673 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे यहाँ पे 24 ग्राम में लिखा हुआ है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो -31 kg हो जाएगा। कैसे, ग्राम से हम अगर ले जाएंगे केजी में तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। यस सर। तो बाय डिफॉल्ट भी है यहाँ पे कुछ चार्जिंग, एक बार देख लेना कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। इस पॉइंट्स को एक बार पढ़ लो, ज्यादा कोई हार्ड तो है नहीं। मैं भी अभी सर्च कर लेता हूँ। हाँ, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है बच्चे। अगर हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड करें, 10⁻, यहाँ पे ऑलरेडी -24 गिवन है, ये ग्राम में एक्चुअली, उसको हम केजी में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 के पास पहुंच जाएगा, है ना। यस सर। ओके, तो हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बहुत ही डिटेल से अध्ययन कर लिया, है ना। यस। अब बात करते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान निकाला कैसे जाता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 इंटू इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, यस और नो, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान जो है उसमें अगर हम 1840 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है प्रोटॉन के द्रव्यमान। ठीक है बच्चे, तो ये बात याद रखना, ये फॉर्मूला है, एक प्रकार से समझ लो, तो ये अच्छे से दिमाग में फिट रखना है इसको। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था और कैसे किया था और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली थी खोज करने के बाद, ये सब बातें हम जानेंगे इस हेडिंग के अंतर्गत। ओके, तो ये पॉइंट क्या लिखा है एक बार पढ़ो इसको। जेम्स चैडविक ने हल्के तत्वों जैसे लिथियम, बोरॉन इत्यादि की कणों के साथ भीरत करवाई, जिसके कारणवश एक नए कण जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था तथा वे आवेश रहित थे की उत्पत्ति सिद्ध की। जेम्स चैडविक ने हल्के तत्वों जैसे कि लिथियम, बोरॉन, ये सब बहुत हल्के तत्व थे, तो इनको क्या क्या आपस में भिरंत करवाई। भिरंत का मतलब आपस में टकराया, ठीक है, जिसके कारणवश एक नए कण जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था तथा वे आवेश रहित थे की उत्पत्ति हुई। मतलब एक नया द्रव्यमान की उत्पत्ति हो गया, एक नया कण की उत्पत्ति हो गया। ठीक है बच्चे, तो नया कण जो उत्पत्ति हुआ उस पर चार्ज कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था तो द्रव्यमान था उसका, और वो भी द्रव्यमान कितना, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। किसके? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था, तो उसका नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। इस कणों को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन जो है बच्चे वह हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में क्या होता है, नहीं होता। ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन कल ही परसों हम एक यूपीएससी का इंटरव्यू देख रहे थे, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कौन सा होता है, न्यूट्रॉन मतलब होता है कि नहीं होता, ये क्वेश्चन था। यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था। एक कैंडिडेट मतलब कि मॉक इंटरव्यू होता है ना जो, यस सर,
मॉक इंटरव्यू मतलब बच्चे जो अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करता है। तो मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था एक प्रोफेसर के द्वारा कि बच्चे से कि बताइए हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन होते हैं या नहीं। तो ये बात देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 9th में, कितना सिंपल बात था, उसने पूछा था इंटरव्यू के क्वेश्चन। तो साफ साफ यहाँ पे अभी आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते हैं। तो ये बात याद रखना कि हाइड्रोजन में जो है वो न्यूट्रॉन नहीं होता है, और वो भी हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक में, तो प्रोटियम समस्थानिक में। ये भी बात याद रखना, ठीक है बच्चे। मतलब एक एक इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको एक एक मार्क्स समझो, तो एक एक मार्क्स एक एक पॉइंट आपको बढ़ा देगा आगे की तरफ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है ये देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम होता है। तो ये एक बात और पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, बहुत ही कम होता है, अत्यधिक कम होता है। इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग होता है। तो यहाँ पे दो बातें पता चल गया। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ही कम होता है, और दूसरी बात ये पता चला कि किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो ये सब बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने कब कहाँ पे कौन से इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, और एक मार्क्स एक क्वेश्चन से आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। यस सर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। और आपको आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी, यही सब बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये समझो कि ये सब समझो कि एक एक बूंद है, और ये एक एक बूंद है हीरे जैसा, समझ रहे हो। यस सर। कब कौन सा इंटरव्यू में आईएएस के प्रिपरेशन में कौन सा ऑब्जेक्टिव तुम्हारा इस सब बातों से सॉल्व हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि हमने तैयारी किया था, फिर भी तुमको वो चीजें करके आ जाओगे। तो इसलिए एक एक पॉइंट, एक एक बातें अपने टीचर का बताया हुआ और अपनी जो बुक्स हैं उसकी एक एक पॉइंट्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल के बारे में बात करते हैं बच्चे। परमाणु मॉडल होता क्या है और परमाणु मॉडल के अंतर्गत हम लोग किन किन बातों का इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है। लेट्स कम ऑन दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक के अंतर्गत देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है। उप परमाणुविक कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के उपरांत परमाणु विभिन्न मॉडल दिए गए। मतलब कि जब परमाणु की खोज हुआ और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुआ परमाणु के बाद, तो उसके बाद बहुत सारे मॉडल आए। अब वो विभिन्न प्रकार के मॉडल के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन पता चला। तो क्या क्या मॉडल आया और कौन कौन दिया इस मॉडल को और उनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चला, ये सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस हेडिंग के अंतर्गत, ठीक है बच्चे। यस सर। इनमें कुछ परमाणु मॉडल इस तरह से हैं। पहला है थॉमसन लिखा है यहाँ पे, थॉमसन भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ लो अच्छे से। थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। ये तीनों मॉडल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। यस सर। पहला कुछ ये पॉइंट जो है इसको समझते हैं। इन दिनों क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया। मतलब क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल जो था, क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया और इसी मॉडल को स्वीकृति दी गई। इस मॉडल को उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। ये क्वांटम यांत्रिक मॉडल जो है ना बच्चे, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके क्लास में नहीं है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे
पढ़ाया जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, आगे देखना पड़ेगा ये उच्च हायर क्लासेस में। बात कर लेते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल ये आपकी क्लास में है और ये क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं। लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस कमिंग फ्रॉम योर साइड, प्लीज ऑफ योर माइक। आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जब बोलना हो तभी आप ऑन करके आप बोल दीजिएगा, ठीक है। और हाँ ठीक है, और जब बोलना हो मैं पूछूं आपसे कोई क्वेश्चन, तभी आप क्या करना, उसको ऑन करके आप बोल देना, ओके। रादर देन आप अपना माइक फिलहाल के लिए ऑफ रखिए और अच्छे से दिमाग ऑन रखिए, लेकिन दिमाग ऑन रखना है और माइक फिलहाल ऑफ रखना है, बिकॉज तुम जो है अभी प्रॉपर कंडीशन में बैठे नहीं हो सही जगह पे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को काटा त्रिभुज मॉडल कहते हैं। थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को क्या कहा जाता है, काटा त्रिभुज मॉडल। क्यों कहा जाता है ये भी हम जानेंगे, क्यों कहा जाता है इसको काटा त्रिभुज मॉडल। क्योंकि इसके अंतर्गत जो तरबूज को काटते हैं ना हम, तो उसमें जो बीज होता है तरबूज का, उसके जैसा ही समझो कि इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या रहा है, थॉमसन के इस मॉडल में परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है। मतलब थॉमसन बताए थे क्या कि परमाणु जो है, परमाणु में धन आवेश जो है वह किस प्रकार से बिखरे हुए हैं, तो लाल भाग की तरह। लाल भाग मतलब लाल भाग देखिए वो पूरा फैला रहता है, वहाँ एक जगह पे नहीं रहता है, वो तरबूज में बिल्कुल अच्छे से खाने वाला जो पार्ट होता है उसमें पूरा लाल लाल भरे होते हैं। तो वो जो पूरा लाल वाला भाग है वो धन आवेश उसको कंसिडर किया गया, किसके द्वारा, थॉमसन परमाणु मॉडल के अंतर्गत। और इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले के तरबूज के बीज की भांति धसे हुए थे। तो मतलब कि ये जो थॉमसन साहब थे ये बताए क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें जैसे बीज होता है कहीं कहीं इधर उधर धसा हुआ, ऐसे ही मतलब इलेक्ट्रॉन होता है जो कि उस धन आवेशित में कहीं कहीं फंसे होते हैं, मतलब कि यहाँ धसे होते हैं बोले तो, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये आई होप कि ये समझ में नहीं समझ में आ गया होगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तरबूज को काटोगे तो आपको जो दिखेगा तो उसमें लाल वाला भाग समझ लो, बीच से काट दो आप तरबूज को बिल्कुल दो भाग में, और उसमें जो आपको दिखेगा लाल लाल समझ लो वो पॉजिटिव है यानी कि प्रोटॉन्स है, और जो माइनस माइनस दिखेगा या बीज दिखेगा तरबूज काटोगे तो वो समझ लो इलेक्ट्रॉन है। इसी बात को बताया किसने, थॉमसन परमाणु मॉडल ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया इसने, बताया कि हालांकि इस मॉडल ने परमाणु के आवेशित अभिलक्षण की विवेचना की। आवेशित अभिलक्षण, आवेशित गुण मतलब की विवेचना की, पर कुछ वैज्ञानिक को यह मॉडल नहीं समझ आया, इसलिए इसे नकार दिया गया। मतलब ये जो मॉडल था वह आवेशित कणों के बारे में तो कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिसको ये समझ ही में नहीं आ रहा था, तो इसको क्या कर दिया गया, नकार दिया गया वैज्ञानिकों द्वारा, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बात करते हैं रदरफोर्ड के अपने प्रयोग में। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तेज से चल रहे अल्फा हीलियम नाभिक He4 कणों को सोने की पन्नी जैसे टक्कर कराई, मतलब पन्नी से टक्कर कराई, मतलब सोने की एक बहुत ही पतली चादर जैसे कि पॉलीथीन जैसा, उससे क्या किया, टक्कर करवाया। किसका, अल्फा कणों का, ठीक है। अल्फा कणों का जब टक्कर कराया तो उसके बाद क्या परिणाम हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस रदरफोर्ड के प्रयोग के परिणाम के हेडिंग के अंतर्गत। तो रदरफोर्ड के प्रयोग के परिणाम जो है इसको हम लोग जानेंगे कि रदरफोर्ड साहब ने जब एक पतले पन्नी के साइज के जो सोने की
प्लेट होता है, समझे पन्नी होता है, उस पर जब वो अल्फा कणों से प्रहार किया तो क्या रिजल्ट मिला। तो चलिए देखते हैं इसको एक एक पॉइंट के अंतर्गत। पहला है, ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। मतलब बहुत सारे अल्फा कण जो थे वह बिना टेढ़ा मेढ़ा हुए वह क्या हो गया, आपस में निकल गया। आगे मैं देख रहा था कि इसका कोई डायग्राम तो है नहीं, डायग्राम नहीं दिया है, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। ठीक है, गुड। कभी कभी माइक ऑन करके अपनी प्रेजेंस लगा दिया करो, नहीं तो पता चलेगा कि हमको कि ऑफ करके सो गया है। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, रदरफोर्ड के प्रयोग के द्वारा जो परिणाम निकला था। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कुछ अल्फा कण निम्न कणों से मुड़े, मतलब निम्न कोणों से मुड़े। मतलब कुछ ऐसे अल्फा कण जो थे वह कुछ एंगल से डेविएट होकर के अपनी पाथ में मतलब थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया, कुछ एंगल पे चेंज कर लिया। मतलब ये देखो, सोने का मान लो ये पत्थर था, तो इसमें जब अल्फा किरण पास करवाया गया तो कुछ तो पास हो गया, ठीक है, कुछ तो पास हो गया, लेकिन कुछ ऐसे था जो थोड़ा सा डेविएट हो गया। ठीक है बच्चे, कुछ थोड़ा सा डेविएट हो गया था, मतलब बीच वाला जो था वो ज्यादा डेविएट हुआ था, साइड वाला पास हो गया था। डायग्राम अगर देखोगे नेट पे सर्च करके रदरफोर्ड के प्रयोग का परमाणु मॉडल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा उसमें कोई खास बात है नहीं, सिंपल बात है कि कुछ कण जो था अपना रास्ता मोड़ लिया था थोड़ा कुछ एंगल पे, और कुछ ज्यादातर कण सीधा ही पास कर गया था बिना मुड़े। ठीक है, और आगे थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है देखो, प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। मतलब 12,000 कण अगर उसमें प्रभावित किया गया उस सोने के पन्ने पर, तो उसमें से लगभग सिर्फ एक कण वापस टर्निंग होकर के आया। इससे पता क्या चला उनको, अपने प्रयोग के परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। फिर वो प्रयोग करके निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या क्या निष्कर्ष? पहला निष्कर्ष ये है, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। मतलब उसने ये देखा कि परमाणु जो है उसमें बहुत सारे कण तो निकल जा रहा है इस साइड से उस साइड, तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे कण है जो वो मतलब वैकेंट है, बहुत सारे जगह जो है वो वैकेंट है। ठीक है, कुछ ऐसे जगह पे है भी तो वो थोड़ा सा भी ही है, मतलब कुछ इस प्रकार से डेविएट हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से कुछ डेविएट हो गया था इधर की तरफ, और कुछ सेंटर से जो जा रहा था या देखो इसको वापस आ गया ये। ठीक है, तो इससे इनको ये पता चला कि परमाणु का अधिकतर भाग जो होता है वो खाली होता है। तो ये बात आप दिमाग में नोट करके रखना कि परमाणु का अधिकतर भाग जो होता है वो खाली होता है। ठीक है, अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने के पन्ने से बाहर निकल जाते हैं। तो इसी कारण से उसने ये बात बोले कि अधिकतर सोने के पन्ने से जो है, कुछ पूछना है? हाँ, तो अधिकतर सोने के जो पन्ने था वो बहुत ही कण वो उसको पास कर जा रहा था। इसी वजह से उसने ये बात बताई थी कि अधिकतर भाग जो होता है परमाणु में वह खाली होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है इसको देखते हैं। परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला, परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला जिसे नाभिक कहा जाता है, क्योंकि 12,000 में से एक अल्फा कण वापस आया, एक अल्फा कण सिर्फ वापस आया, तो वो जो जहां से टकरा के ये अल्फा कण वापस आया उसी को बताया गया कि ये नाभिक है, सेंटर है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, क्योंकि ज्यादातर कण सोने की पन्ने से सीधे निकल गए और कुछ ही कण में झुकाव देखा गया, इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर ज्यादातर भाग खाली है और नाभिक इस खाली भाग के बहुत छोटे से भाग में मौजूद होता है।
नाभिक का आयतन 10 के पावर -5 गुना परमाणु के आयतन के बराबर होता है। तो मतलब ये वही सेम बात कह रहा है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि जो सोने की पन्ने था वह उसमें से बहुत सारे कण तो पास कर जा रही थी और कुछ ही कण मतलब लगभग 12,000 में से सिर्फ लगभग एक कण जो था वह सिर्फ वापस आया था। तो इससे ये पता चला कि उसका सेंटर जो है बहुत ही छोटा होता है, मतलब जहां से टकरा के वापस आ रहा है वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। तो नाभिक का आयतन जो है वो वॉल्यूम कितना था पूरे परमाणु के आयतन का, तो 10 to the power -5, मतलब अगर हम परमाणु के आयतन को 10 के पावर 5 से डिवाइड कर दें तो जो भाग आएगा वो हो जाएगा आपके नाभिक का आयतन। ठीक है, तो ये एक प्रकार के समझ लो तो फॉर्मूला भी है, आपको याद रखना है, दिमाग में फिट रखना है कि नाभिक का जो आयतन होता है वह 10 to the power -5 इंटू परमाणु आयतन के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की ओर। तो 4th पॉइंट क्या कहता है, ध्यान देना। 4th पॉइंट कहता है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। देखो बहुत ही वाइटल बातें हैं ये सब, एक एक बातें न जाने आपको कई सारे जो बड़े बड़े इंफॉर्मेशन आता है उसका ये बेस बनने का काम करेगा आपको ये सारी इंफॉर्मेशन। तो परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो कहाँ पे उपस्थित होता है, तो आप यह याद रखना है कि नाभिक में उपस्थित होता है। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड साहब ने अपनी मॉडल को प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसमें कुछ विशेषताएं थी, वो क्या क्या विशेषताएं हैं इस दोनों को देख लेते हैं। पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। परमाणु का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज, अगर आपको एग्जाम में या इंटरव्यू में या कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है कि ऋणात्मक होता है कि आवेशित होता है कि न्यूट्रल होता है या कोई चार्ज नहीं होता है या 0 होता है या +1 होता है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि परमाणु का जो केंद्र है वह धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में ही प्रेजेंट होता है, यानी कि नाभिक में ही रहता है। ठीक है बच्चे, ओके। नेक्स्ट 7th पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों ओर ऐसे घूमते रहता है वलयाकार मतलब पाथ में। ठीक है, नाभिक में कौन कौन रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। कहाँ पे, तो नाभिक के चारों ओर, और किस पाथ पे, तो एक वलयाकार या सर्कुलर बोल सकते हैं इसको। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। ये भी बात याद रखना, ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये 3 जो है ये निष्कर्ष है। सबसे पहला निष्कर्ष क्या था, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में प्रेजेंट होता है। दूसरी बात क्या था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। 8वीं बात जो थी वो क्या थी, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये रदरफोर्ड साहब के द्वारा बताए गए जो इन्फॉर्मेशन थे वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया? यस सर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि देखो वैज्ञानिक तो बहुत कमाल के थे रदरफोर्ड साहब, बहुत ही इंफॉर्मेशन दिए, लेकिन उसके अंतर्गत कुछ कमियां भी थी। तो वो कमियां क्या क्या थी, क्या क्या ड्रॉबैक था, क्या क्या उसका डिसएडवांटेज था, लिमिटेशन क्या क्या थी, उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं। आवेशित तो दोनों है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी। तो आवेशित है तो वो चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी तो
मतलब मूव कर रहा है तो एनर्जी तो लॉस करेगा, जिसके कारण वे अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं। यह रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाया। मतलब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज था, वह घूम रहा है अगर सर्किल में, तो घूमते घूमते उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज था, धीरे धीरे वो चार्ज कम होते जाएगा, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपस में चार्ज जिस समय कम हो जाएगा तो वो आपस में जाके प्रोटॉन में मिल जाएगा और वो प्रोटॉन को क्या कर देगा, अस्थिर कर देगा। तो ये बात जो था हमारा रदरफोर्ड साहब नहीं समझा पाए थे, जो कि एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक या कहें तो कमियां रह गई थी। मतलब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से घूमते घूमते वह प्रोटॉन में जाकर के समा जाता है। ओके, यस सर। नेक्स्ट है बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड साहब को हमने देख लिया, अब बात करते हैं बोर्स का परमाणु मॉडल। बोर्स का परमाणु मॉडल क्या है इसको समझते हैं। लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। रदरफोर्ड मॉडल की कमी का निवारण बोर के परमाणु मॉडल से हुआ। जो बोर साहब थे वह क्या किए, रदरफोर्ड की कमियां का निवारण कर दिया। निवारण का मतलब उसको हटा दिया या कहें तो उसको समाप्त किया, उसको खत्म किया। नील बोर्स 1912 ईस्वी में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य मौजूद थे। क्या क्या तथ्य था? पहला तथ्य, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। तो हम देखा, इसने बोर साहब ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह सिर्फ कुछ निर्धारित कक्षा में ही, उसका फिक्स्ड पाथ है, फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चक्कर लगा सकता है इलेक्ट्रॉन्स, इधर से उधर नहीं जंप करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। मतलब उस निर्धारित कक्षा में अगर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वह अपनी ऊर्जा को क्या करेगा, विकिरण नहीं करते हैं। विकिरण का मतलब लॉस या गेन नहीं करते हैं, मतलब लॉस नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं अपनी ऊर्जा को, विकिरण। नेक्स्ट है, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होता है। मतलब ये बताया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन में जो ऊर्जा है उसमें जो परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन की कक्षा में स्थानांतरण के कारण होता है। मतलब अगर एक सेल में है के सेल में, तो वो के सेल से अगर एल सेल में चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बदल जाएगा, है ना, वरना फिक्स रहेगा। यही बात बताया कि मतलब एक सेल से दूसरा सेल में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बदलेगा ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का, वरना एनर्जी जो है वह फिक्स रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। ये देखो सेंटर में नाभिक है, पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा के सेल है, इसके लिए n बराबर 1 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद दूसरा सर्किल जो है वो n बराबर 2 और उसको L सेल भी कहते हैं। और तीसरा सर्किल जो है उसके लिए स्मॉल n बराबर 3 होता है, जिसको हम m सेल भी कहते हैं या m कक्षा भी कहते हैं। और उसके बाद होता है n बराबर 4, जिसको n कक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से आगे के L-M-N बढ़ते रहता है P। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये देखो यहाँ पे क्या है, एक सेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरा सेल में जा रहा है। तो दूसरा सेल में जाएगा तो उस केस में होगा क्या, ऊर्जा का अवशोषण होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा चाहिए, मतलब गेन होगा, अवशोषण मतलब शोषित करेगा ऊर्जा। लेकिन अगर हायर ऑर्डर से या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ, यानी कि निम्न कक्षा की तरफ आएगा, यानी कि के सेल की तरफ आएगा, एल सेल की तरफ आएगा, तो ऊर्जा की विकिरण होगा, मतलब ऊर्जा लॉस होगा वहां पे, है ना, ऊर्जा की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन अगर ऊंचे सेल से नीचे दूसरे सेल में जंप कर रहा है, मतलब कि कहें तो एल
में से K में अगर जाएगा तो ऊर्जा का विकिरण होगा, और K में से L में सेल में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। बोर का परमाणु मॉडल क्या था, और बोर साहब ने इस परमाणु मॉडल के तरीके से किन किन इंफॉर्मेशन को आपने मॉडल में प्रस्तुत किया। आई होप कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। बोर्स का परमाणु मॉडल, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या होता है एक बार देख लेते हैं। परमाणु संख्या के बारे में समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके, परमाणु संख्या क्या होता है बच्चे? देखो, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान उनकी परमाणु संख्या कहलाती है। मतलब परमाणु संख्या क्या होता है? तो प्रोटॉन की कुल संख्या जो होता है ना, वही होता है, सिंपल भाषा में बोले तो किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन की कुल संख्या होता है उसे ही परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है परमाणु संख्या के बारे में, ये जान लेते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द्रव्यमान देखेंगे। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक होता है, मतलब परिचय देने वाला, इंफॉर्मेशन या समझे तो एक प्रकार की आइडेंटिटी है, परिचय है किसी भी परमाणु का। ठीक है, इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल देता है। मतलब अगर परमाणु में कुछ चेंज हो रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो परमाणु संख्या में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। परमाणु संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटम्स के लिए, यानी कि परमाणु के लिए। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या को Z से डिनोट किया जाता है। Z बराबर NP है, जो वो प्रोटॉन संख्या को रिप्रेजेंट करता है। NP मतलब प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, NP मतलब। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है? किसी भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। किसी भी अनावेशित मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं है, उस पे क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों सेम होता है। ये बात अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, न जाने किस एग्जाम में कौन सी ऑब्जेक्टिव में टपक जाइए। इतना वाइटल पॉइंट्स है ये सब कि इसको हम छोड़ नहीं सकते। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों सेम होता है। किस प्रकार के परमाणु में? तो आप बोलोगे अनावेशित परमाणु में। ठीक है बच्चे? तो एक टॉपिक और देख लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान, छोटी सी टॉपिक है। नेक्स्ट परमाणु का प्रस्तुतिकरण हम नेक्स्ट बात करेंगे। यस सर। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या की परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ होता है परमाणु द्रव्यमान। सिंपल सी भाषा में परमाणु संख्या, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जो है बच्चे, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं होगा, इसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होगा। कौन कौन? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इस दोनों को कर देंगे प्लस, तो हमारा आ जाएगा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, A बराबर NP प्लस N ऑफ N। यहाँ पे कैपिटल N है, इस कैपिटल N का मतलब होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है, कैपिटल A से, ये बात भी याद रखना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, सॉरी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो वह द्रव्यमान संख्या के बराबर हो जाता है, या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो कोई पूछेगा द्रव्यमान संख्या क्या है, तो आप बोलोगे इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या बोले थे परमाणु प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के सम को या योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की बातें जानेंगे बहुत ही डिटेल तरीका से। ठीक है, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं चैप्टर का, कि चैप्टर कितना लंबा है,
प्रस्तुतिकरण है और कुछ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम ट्राई करना, जो बनेगा बनाना, जो नहीं बनेगा छोड़ देना, मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट क्लास में। तो आगे की बातें बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे, ज़्यादा नहीं है वो। अगर चाहें तो आधा घंटा का काम है, आधा से पौना घंटा का खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, ये चैप्टर। तो इस चैप्टर को अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना, एक एक बातें को पढ़ना बुक से। जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। बहुत ही गहराई से पढ़ोगे तो सब इंफॉर्मेशन पता चलते जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे हम अपने निर्धारित समय पे कल। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय और शुभ रहे। ठीक है, यही समय रहेगा सर? हाँ, यही समय ठीक है आपके लिए। सुबह में प्रॉब्लम हो जाता है आपको भी और इधर भी, तो अभी के लिए तो फिलहाल यही समय ठीक है। ओके ओके सर, ओके, खुश रहो, मस्त रहो, बाय।